हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो ये क्वेश्चन 3 से आपके इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपको लॉजिक लगा के, क्योंकि ये इस चैप्टर के सबसे टफ क्वेश्चन है और सबसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं याद होगा कि ये स्टेप के बाद हम ये करेंगे या कहीं पे कुछ हो जाएगा। जो अगर आपने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.6 तक अगर सारे बेसिक्स अच्छे से पढ़ें, सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से आती है, क्योंकि ईच स्टेप यहाँ पे लॉजिक से आएगी। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड में आपको बताऊंगी। एक मेथड में आपको सिंपल सा स्टेप याद रखना है, उस स्टेप को याद रखने से पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। और एक मेथड वहाँ होगा जहाँ आपको पूरा लॉजिक से चलना पड़ेगा कि ये एलिमेंट अगर इस सेट में है तो इसमें क्यों जाएगा, उसमें क्यों जाएगा। तो वो सारा आपके माइंड में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन इज लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने सेट है? एक सेट ए है, एक बी है और एक सी है। और सच दैट कि ए सेट का बी के साथ यूनियन करो, वो इक्वल आ रहा है ए सेट का सी के साथ यूनियन करो, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी हमें यहाँ पे गिवन है। फिर दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो या ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करो, वो भी हमारा यहाँ पे क्या रहा है? इक्वल कर रहा है। देन शो दैट बी इक्वल टू सी। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि बी इक्वल टू, यानी सेट बी इक्वल टू सेट सी है। ओके तो अब आपको मैंने जब इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी तो वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि दो सेट इक्वल कब होते हैं। दो सेट कब इक्वल होते हैं? जब बी सबसेट हो सी का और एंड सी सबसेट हो बी का। अगर बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सेट बी इक्वल टू सेट सी है। ओके यानी कि दोनों सेट में एलिमेंट सेम है, इक्वल सेट में ही होता है। अगर इसमें 1 2 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। ओके तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो आपको यहाँ पे याद रखनी, ओके तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो वहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रूव बी इक्वल टू सी, आपको ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि बी सी का सबसेट है और एंड यहाँ पे सी बी का भी सबसेट है। ये दोनों कंडीशन अगर हमने प्रूव कर दी तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू आपका क्या? सी हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो हम ये लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन है तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो दो चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे देखो, लेट मुझे बी प्रूव करना है सबसेट सी का। ठीक है, मुझे सब फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे ये प्रूव कर रहे हैं। अगर मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी ना तो इसको तो हम सिमिलरली करके लिख लेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे इसी को प्रूव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लेट कोई एलिमेंट बी में लेके चलती हूँ। अगर मैंने ये बता दिया कि वो एलिमेंट सी में भी है तो बी सी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो मैंने लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब क्या हो गया? एक्स एलिमेंट है बी का, या एक एलिमेंट हम सेट बी में लेके चल रहे हैं। ओके अब अगर ये बी में है, अगर ये सेट बी में है तो क्या ये यूनियन में नहीं होगा? तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। 2-3 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। अगर मुझे एक्स बी में है उसको सी में लेके जाना है तो इनको यूज़ करते हुए लेके जाना है, तो यही हम लॉजिक लगाएंगे। अगर एक्स बी में होगा तो एक्स दोनों सेट यहाँ पे यूनियन में भी होगा। किसके? ए यूनियन बी में होगा। ओके तो यहाँ पे ए यूनियन बी में होगा। ओके तो हम यहाँ पे ये करें, एक्स बी में लेके चल रहे हैं और हम लास्ट में दिखा देंगे कि एक्स सी में भी है। ठीक है, एक्स बी में लेके चल रहे हैं और हमें सिर्फ यहाँ पे ये लेकर आना है एक्स बिलोंग्स टू सी लेके आना है। अगर ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब बी सबसेट हो जाएगा सी का। तो अगर एक्स बी में है तो एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, और इसका मतलब यहाँ पे कि ए यूनियन बी आपका यहाँ पे किसका इक्वल है? ए यूनियन बी आपका ए यूनियन सी के इक्वल है, तो एक्स आपका ए यूनियन सी में भी बिलोंग करेगा। ओके तो एक्स अगर ए यूनियन सी में है, यूनियन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों सेट में से किसी में भी हो सकता है। यूनियन में तो या तो इसके एलिमेंट में हो या इसमें हो या दोनों में हो, इस तरह की कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि या तो एक्स हमारा ए में होगा या फिर एक्स हमारा यहाँ पे सी में होगा या फिर दोनों में होगा। और का मतलब ये ना, इसमें होगा या दोनों में होगा। तो ये कंडीशन हम लेते हैं 4। तो अगर मैंने एक्स बी में लेके चला और एक्स मेरा ए में भी आ गया, एक्स मेरा सी में भी आ गया, तो बी में भी आ गया सी में भी आ गया, तब तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ये हो जाएगी कि बी सबसेट है सी का। बट
एक्स बी में लेके चले, क्योंकि दो कंडीशन यहाँ पे बन रही है हमारी, तो एक्स को इस केस को एक बार इसके साथ रखेंगे, इस केस को एक बार इसके साथ रखेंगे। इसके साथ रखने पर तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे ये हो रहा है, बट इसके साथ रखने पर हम देखते हैं कि क्या वो सी में एलिमेंट जा रहा है कि नहीं। अगर एक्स बी में भी है, एक्स ए में भी है, बट एक्स सी में जाना चाहिए, क्योंकि हमें बी को सबसेट प्रूव करना है सी का। तो हम यहाँ पे दो केस लेके चल रहे हैं। फर्स्ट तो हमारा इसका इसके साथ रिलेशन, फिर इसका इसके साथ रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं केस फर्स्ट। तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं दूसरा मेथड बताऊंगी, वो इसका सबसे सिंपल मेथड है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये लॉजिक वाइज समझने का तरीका है ये क्वेश्चन का। लॉजिक से जो भी आपने यहाँ पे थ्योरम्स पढ़ी है, यहाँ पे जो भी डेफिनेशंस पढ़ी है, वो सब इसमें लगा के इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट आपका यहाँ पे हो गया, टेकिंग एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये दो केस यहाँ पे बन रहे हैं, इसमें से हमने एक्स बिलोंग्स टू ए ले लिया। ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी के अंदर। ओके, ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से। तो एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स आपका दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। कोई एलिमेंट अगर इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में तो होगा ही, कि क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि एक एलिमेंट अगर दोनों में है, अगर यूनियन है तो हम नहीं कह सकते कि वो दोनों में होगा या नहीं होगा। यूनियन में तो या इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। लेकिन अगर एक एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में तो वो होगा ही होगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे बी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। हमें तो सी में लेके आना है, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख देती हूँ, ए इंटरसेक्शन सी लिख देती हूँ। तो देयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो ये यहाँ पे मैंने कहाँ से लिखा था, ये मैंने लिखा था फ्रॉम फर्स्ट से, और ये हमने लिखा है फ्रॉम सेकेंड से, जो हमें गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये एक्स अगर ए इंटरसेक्शन सी में है, तो इसका मतलब एक्स आपका यहाँ पे ए में भी है एंड एक्स आपका यहाँ पे सी में भी है। ओके, वही लॉजिक हम चल रहे हैं, जो ऊपर किया था उसी का उल्टा यहाँ पे हो गया। इंटरसेक्शन में आ गया, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। तो देयर फॉर एक्स यहाँ पे बी में भी है, एक्स यहाँ पे सी में भी है, एक्स यहाँ पे ए में भी है। तो हमें ए नहीं चाहिए, हमें तो इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे चाहिए। तो इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी, देन अगर एक्स बी में है तभी यहाँ पे कहा देन एक्स बिलोंग्स टू सी। तो एक एलिमेंट अगर सेट बी में है, तो ये सेट बी में भी यहाँ सी में भी आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों सेट में है, यानी बी में भी है, सी में भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ सी हो गया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर हम 5 ले लेते हैं। नाउ केस सेकंड देखते हैं कि जब x बिलोंग कर रहा है b में और x बिलोंग कर रहा है यहाँ पे c में। तो टेकिंग x बिलोंग्स टू c, ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा केस सेकंड है। तो x c में भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू c। ऑल्सो हम जो लेके चले थे कंडीशन ये था कि x बिलोंग्स टू b, यानी x आपका b में भी है, x आपका c में भी है। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से। तो देयर फॉर इफ x बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक एलिमेंट आपका c में भी है, एक एलिमेंट आपका b में भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये b इज अ सबसेट हो जाएगा c का। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे ले लिया 6। ओके, तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन से हमारी दोनों चीज़ से हमारा सेम आ रहा है कि b इज अ सबसेट ऑफ c, b इज अ सबसेट ऑफ c। जो हमें प्रूव करना था हम वही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो फ्रॉम थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b सबसेट हो जाएगा c का। अब c सबसेट b हमें प्रूव करना है, तो सेम इसी कंडीशन में प्रूव करना है, लेकिन बार बार सेम स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं, हम सिमिलरली करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स वी हैव b इज सबसेट ऑफ c हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरी कंडीशन, सिमिलरली वी कैन प्रूव c इज सबसेट ऑफ b। ओके, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन से b सबसेट है c का और c सबसेट है b का, तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू c। ये हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन से लिखा है। ओके, तो सिर्फ ये वाली चीज़ आप इसको प्रैक्टिस करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने x b में लेके चला, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हम x b में लेके चल रहे हैं, x अगर b में है तो यूनियन में भी होगा, दोनों a और b के यूनियन में भी होगा। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दी
होगी। तो x अगर a यूनियन c में है तो x a में भी बिलोंग करेगा, x c में भी बिलोंग करेगा, या तो इसमें होगा, अगर यूनियन में कोई एलिमेंट है तो या तो वो a में होगा, या वो c में होगा, या वो दोनों में होगा। 3 कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो मैंने पहले इन दोनों को लिया, इन दोनों का एक केस बनाया। अगर x a में है, ऑल्सो x b में भी है, तो x a में भी है, b में भी है, तो उनके इंटरसेक्शन में होगा। बट मुझे यहाँ पे b में तो पहले से मेरे पास है, मुझे c चाहिए, तो मैंने a इंटरसेक्शन b की जगह पे a इंटरसेक्शन यहाँ से पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन में है मतलब वो एंड, यानी कि दोनों में ही होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि वो x मेरा a में b में भी है और x मेरा c में भी आ गया, तो b इज अ सबसेट ऑफ क्या हो गया, c हो गया। और इस दोनों कंडीशन से तो हमारा वैसे ही b में भी दिख रहा है, x b में भी, x c में भी, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि x सबसेट है c का। तो सिमिलरली सेकंड कंडीशन में अब लिख लेंगे, अगर ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, ये सिमिलरली करके लिख दिया, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ एक और देखो मेथड सेकंड, इसमें आपको सिर्फ एक स्टेप याद रखनी है, उस स्टेप को याद रख के आपका क्वेश्चन यहाँ पे इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये गिवन जो हमें यहाँ पे उसी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेथड सेकंड, गिवन दैट, जो हमने गिवन कंडीशन है हम उसी को लेके चल रहे हैं, यूनियन वाले को लेके चल रहे हैं। ओके, इंटरसेक्शन वाले को नहीं। तो यूनियन हमने लिया, गिवन दैट a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c, और हमें b इक्वल टू c लेकर के आना है। तो एक बार इस दोनों तरफ आप यहाँ पे क्या करो, सी सेट का इंटरसेक्शन कर लो, और एक बार आप दोनों तरफ बी सेट का इंटरसेक्शन कर लो। ये स्टेप ओनली आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एक बार आपको बी सेट का इंटरसेक्शन करना है दोनों तरफ, एक बार सी सेट का इंटरसेक्शन करना है, जो भी कंडीशन आती है उसको मर्ज करके हमारा बी इक्वल टू सी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, मैं इस तरह से कर रही हूँ यहाँ पे ए यूनियन बी, और मैं इसके साथ में कर रही हूँ इंटरसेक्शन सी, ये मैंने यहाँ पे किया है। ओके, और सेम हम यहाँ पे लेफ्ट में करते हैं, ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी के साथ में भी, क्योंकि जो भी स्टेप आप लेफ्ट में कर रहे हो वो आपको राइट में भी करना है, ताकि ये इक्वल आपका बना रहे। ओके, तो अब ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, अब इसको तो हम यहाँ पे, मैंने आपको लॉ पढ़ाए थे उसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, उससे हम इसको लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या देखा था कि एक बार आप यहाँ पे क्या कर दो, ए इंटरसेक्शन ए का एक बार इसके साथ लिख लेंगे, फिर बीच में आपका यूनियन आ जाएगा, और बी को एक बार इसके साथ लिख लेंगे, तो ये आपका कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये एक ब्रैकेट में लिख लो, बीच में आपका आ जाएगा यूनियन, और फिर बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो आपका आंसर आएगा सी ओनली। तो सी ओनली यहाँ पे क्यों आएगा, तो आपको इसको एक एग्जांपल से समझ लो। लेट की ए सेट है, ए सेट के अंदर मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ, 1 2 ले लेती हूँ, और सी सेट के मैं अंदर 2 एलिमेंट ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, सॉरी ए यूनियन सी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए यूनियन सी मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इस ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं सी के साथ में, तो ये 3 4 कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होगा ना, ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन आप कर रहे हो सी के साथ में, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख लो, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। 3 4 हमारा कौन सा सेट है, सी है। तो ए यूनियन सी, अब माइंड में लॉजिक में सोचो, ए यूनियन सी में ए के भी एलिमेंट है और सी के भी एलिमेंट है, तो यहाँ पे यूनियन के अंदर ए और सी दोनों के एलिमेंट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट भी है। लेकिन अगर आप यूनियन को पर्टिकुलर सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो सी के एलिमेंट आएंगे, अगर आप ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए के एलिमेंट आएंगे, तो ये इक्वल में हमारा 3 4 ही आ रहा है, यानी कि सी ही आ रहा है। ओके, तो ये इक्वल में हमारा यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। नाउ अब मुझे सेम इसी के साथ में, मैंने इंटरसेक्शन सी किया था ना, अब मुझे इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या करना है, बी करना है। तो फिर से मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पे, गिवन ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, और अब मुझे यहाँ पे करना है इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए यूनियन, सिर्फ ये स्टेप आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इंटरसेक्शन बी कर दिया, इक्वल में आपका फिर से हो गया ए यूनियन सी, और ये हो गया यहाँ पे इंटरसेक्शन बी हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, सेम एलिमेंट के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन हो रहा था, तो हमारे पास वही एलिमेंट आ रहा है, सेम यहाँ पे इस तरफ हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी सेट के साथ में आप ओनली सेट बी का इंटरसेक्शन करोगे तो सिर्फ बी ही आएगा, और यहाँ पे फिर से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में आएगा आपका ये यूनियन, और सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे b इक्वल टू सी लेके आना है तो दोनों के, इसका लेफ्ट, सी का लेफ्ट और b का राइट इक्वल होना चाहिए। तो मेरा अगर यहाँ पे देखती हूँ तो यूनियन यूनियन सेम है, यहाँ a इंटरसेक्शन c है, यहाँ a इंटरसेक्शन b है, यहाँ b इंटरसेक्शन c है, यहाँ c इंटरसेक्शन b, ये तो मेरे सेम है, चाहे b को c के साथ इंटरसेक्शन करो या c को b के साथ इंटरसेक्शन करो, सेम ही होता है, ओनली ये वाला मेरा चेंज है। तो a इंटरसेक्शन c की जगह
जगह पे क्या मैं ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकती? मुझे तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। तो B इक्वल टू मेरा यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को मैं फिर से इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करती हूँ, बी इंटरसेक्शन सी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा, चाहे बी का सी के साथ कॉमन है, सी का बी के साथ कॉमन हो, एक ही बात है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दो, इसका लेफ्ट और इसका राइट दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख लोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपका क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू सी। तो हैंस प्रूव्ड, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? शो करना था ना, एंड तो हैंस हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये सिंपल मेथड है, याद रखना है सिर्फ। यहाँ आपने जितने भी लॉजिक पढ़े हैं वो लॉजिक लगा के, हमने दोनों ही मेथड ईजी है। तो बस यहाँ पे आपको क्या है कि एक स्टेप याद रखनी है कि यहाँ सी का इंटरसेक्शन करना है, बी का करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे आपको सारा लॉजिक आपको देखना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझना है एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो बात ये फर्स्ट कंडीशन कह रही है वही सेकंड कह रही है, वही थर्ड कह रही है, वही फोर्थ कह रही है, यानी कि चारों जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, चारों एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। तो मैंने आपको इक्वल सेट बताया था अभी। इक्वल सेट का मतलब होता है कि दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट होना, यानी सेट ए में अगर 1 2 3 है तो सेट बी में भी 1 2 3 होना। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि अगर सेट ए में एलिमेंट चाहे अलग अलग हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। अगर सेट ए में आपका ए बी सी है और सेट बी में 1 2 3 है, तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको अगर किसी भी फर्स्ट कंडीशन को सेकंड के इक्विवेलेंट बताना है, या सेकंड को थर्ड के, थर्ड को फोर्थ के, तो किसी के साथ आप रिलेशन बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को ही सेकंड के साथ इक्विवेलेंट बनाना है या सेकंड को ही थर्ड के साथ बनाना है। आपको जो मन करे, जिसका साथ इजी लगे, उसको उसके साथ सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, मैं कहीं कहीं में आपको 2 मेथड से सॉल्व कर बता दूंगी कि अगर मैंने फर्स्ट को सेकंड के साथ लिया या सेकंड को मैंने फर्स्ट के साथ लिया तब भी मेरा यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा। मैंने सेकंड को थर्ड के साथ लिया है, सेकंड को फोर्थ के साथ लिया तब भी मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा। या फर्स्ट को ही तीनों के साथ ले लो, फर्स्ट को सेकंड के साथ प्रूव करो, सेकंड को फर्स्ट को थर्ड के साथ, या फर्स्ट को फोर्थ के साथ, कैसे भी आप इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे प्रूव कर रही हूँ, शोइंग फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सेकंड। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया शोइंग कंडीशन फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू कंडीशन सेकंड। तो ये इसको हमने इस तरह से लिख दिया कि ए अगर सबसेट है बी का तो ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे 5 होगा। तो इसको लेकर भी आप ये चीज़ ला सकते हो और इसको लेकर भी ये चीज़ ला सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है बी का देन ए माइनस बी इक्वल टू 5 है, हम ये यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ए सबसेट है बी का, कोई भी सेट अगर किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपके बी में भी होंगे, तभी तो ए सबसेट होगा बी का। अगर ए में 1 2 एलिमेंट है, बी में 1 2 3 4 एलिमेंट है, तभी तो ए, क्योंकि ए के जो दोनों एलिमेंट है 1 2 वो बी में है, इसीलिए ए आपका यहाँ पे क्या होगा? सबसेट होगा बी का। इसका मतलब यही होता है डेफिनेशन का कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है वो इस सेट बी के भी एलिमेंट है। तो हम यही इसको सिर्फ लैंग्वेज की फॉर्म में जो आपको पता है बस वही यहाँ पे लिखना है। तो दिस मीन्स, इस कंडीशन का क्या मतलब है? दिस मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट ए के हैं वही सारे एलिमेंट बी के भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी से अलग है। ठीक है, यानी कि क्योंकि सबसेट तभी होता है जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर, अगर ए का एक भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं आता है तो वो सबसेट नहीं होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस कंडीशन से हम क्या क्या मतलब ले सकते हैं कि इसका मतलब एक मतलब तो ये हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, और इसका मतलब यहाँ पे और ये भी हो सकता है, सो ए हैज़ नो एलिमेंट्स, ऐसा कोई एलिमेंट ए के अंदर नहीं है जो बी से डिफरेंट हो। ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी। ठीक है, तो ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी से डिफरेंट हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब x अगर a में बिलोंग कर रहा है तो x आपका b में भी बिलोंग कर रहा है। ओके, अगर x a में भी है, x b में भी है,
तो अब आप यहाँ पे क्या करो, ए सेट के अंदर से बी सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, तो ए में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ए के सारे एलिमेंट, ए माइनस बी यहाँ पे क्या होता है, ए सेट के अंदर से बी के सारे एलिमेंट को हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा है। अब यहाँ पे देखो, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, मैं ए के अंदर एलिमेंट लेती हूँ 1 2 ले लिया, और मैंने बी के अंदर यहाँ पे एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 हो गया। ओके, तो इसका मतलब यहाँ देखो, दिस मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ है। ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी, तो ए का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो बी से डिफरेंट हो। ए इसके पास भी 1 2, इसके पास भी 1 2 है, दोनों के बीच में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 ए में है तो 1 बी में भी है, 2 ए में है तो 2 बी में भी है। अब यहाँ पे ए माइनस बी फाइंड करो, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को हटा दो, बी माइनस ए अलग होता है, ए माइनस बी अलग आंसर आएगा। तो ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट, तो 1 2 यहाँ पे कॉमन है, दोनों ही मैंने हटा दिए, कुछ नहीं बचा, ये खाली सेट बचा, तो ए माइनस बी इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन अगर यही हम बी माइनस ए की बात करें, तो बी में से ए के एलिमेंट को हटा दो, 1 2 हटा दो, तो बी माइनस ए आपका यहाँ पे 3 4 आ रहा है, बी माइनस ए 5 नहीं आ रहा है, तो हमें तो ये चीज़ देखनी थी ना, तो ए माइनस बी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब देखो, मैं यहाँ पे सेकंड मेथड लेती हूँ, मैं ये वाली कंडीशन लेके चलती हूँ और मैं ये वाली लेके आती हूँ, तो जो आपको जैसे भी इजी लगती है उससे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा यहाँ पे मेथड फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे ये मेरा मेथड सेकंड हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो मैंने यहाँ पे लिया, लेट ए माइनस बी इक्वल टू 5, इक्विवेलेंट में यही है, ये लेकर के ये आ जाओ या ये लेकर के ये आ जाओ। तो ए माइनस बी इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, 5 है। तो मैं यहाँ पे कोई सेट ए में कोई एलिमेंट लेके चलती हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर एक्स ए के अंदर है, ए माइनस बी इक्वल टू 5 है, और एक्स अगर ए के अंदर है तो क्लियरली एक्स बी में भी होगा, तभी तो ए माइनस बी इक्वल टू 5 आ रहा है। क्लियरली x बिलोंग्स करेगा b के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो x मैंने यहाँ पे जैसे 1 a के अंदर है तो 1 b में भी होना चाहिए, तभी तो मैं a में से b को हटा रही हूँ, तो ये 1 यहाँ से हट रहा है। अगर 1 आपका b में नहीं होता, जैसे कि 3 मैं ले लेती हूँ, 3 यहाँ पे नहीं है और b में है, तो मैं a माइनस बी करूँगी तो ये थोड़ी ना हटेगा फिर, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे एलिमेंट कोई जैसे यहाँ पे 3 होता तो, और यहाँ पे नहीं, लेट के मैंने यहाँ पे 5 और रख दिया, ठीक है, ये 5 मैंने रख दिया, तो a माइनस बी करने पर यहाँ 5 है ही नहीं b के अंदर, तो सेट a माइनस बी मेरा 5 थोड़ी ना होता है, ये तो मेरा फिर एक एलिमेंट इसमें बच जाता, वो एलिमेंट आपका क्या बचता, 5 बच जाता, ठीक है, तब मेरा 5 नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक a माइनस बी अगर 5 है, इसका मतलब कोई एलिमेंट अगर a में है तो वही एलिमेंट आपका b में भी होगा। तो रीज़न, तो यहाँ पे लिखो बिकॉज अगर x b में नहीं होता, अगर जैसे 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं होता, अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 5 होता, तो a माइनस बी आपका 5 के इक्वल नहीं होता। तो देयर फॉर a माइनस बी अगर 5 है तो इसका मतलब a b का सबसेट है। तो इसका मतलब ये क्योंकि अगर a माइनस बी अगर 5 है तो a के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो b के अंदर नहीं हो, तो इसीलिए a b का यहाँ पे सबसेट हो गया। तो इस तरह से चाहे ये वाला प्रूव करो चाहे ये वाला प्रूव करो, आपको दोनों में से सिर्फ एक ही यहाँ पे प्रूव करके बताना है। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट टू सेकेंड कर दिया, अब मैं यहाँ पे सेकेंड टू थर्ड करती हूँ, ठीक है। तो सेकेंड टू थर्ड भी कर सकते हो, फर्स्ट टू थर्ड भी कर सकते हो, मैं दोनों मैथड बताती हूँ, बट आपको चाहे तो ये वाला सॉल्व करो चाहे ये वाला सॉल्व करो, कोई एक आपको सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्विंग कंडीशन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू थर्ड हो गया। तो आप यहाँ पे सेम ऐसे लिख लो, सेकंड इज इक्विवेलेंट यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ a यूनियन b इक्वल टू b, इस तरह से करके लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले सेकंड ले लिया कि लेट a माइनस बी इक्वल टू 5 है, तो a माइनस बी इक्वल टू 5 का तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो ऊपर लिखा है यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दिस मीन्स, इसका मतलब a हैज़ नो एलिमेंट्स, a हैज़ no elements different from b, यानी a के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो b से डिफरेंट हो, जो एलिमेंट a के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे b के अंदर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो ऑल एलिमेंट्स, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि a के जितने भी एलिमेंट है वो सारे b के अंदर है, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर
इन बी। तो ए के पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी के अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो हमें प्रूव करना वो यहाँ पे आ गया ए यूनियन बी। अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी यहाँ पे कितना आएगा, आप इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करके देख लो, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ए यूनियन बी आपका कितना हो जाएगा, 1 2, ए के एलिमेंट लिख लो 1 2, फिर बी के लिखने हैं 1 2 हम पहले से लिख चुके हैं, अब हम 3 4 लिखेंगे। तो ए यूनियन बी आपका बी ही आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है, बी के अंदर है। तो ए यूनियन बी आपका 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 सेट हमारा बी है, तो ये भी आ गया। तो इसका मतलब भी यही हुआ, क्योंकि ए माइनस बी इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो ए यूनियन, अगर आप एक सेट का यूनियन अगर बी सेट के साथ करोगे तो वो बी ही आएगा, क्योंकि बी आपका यहाँ पे क्या है, सुपर सेट हो गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब आप इसी को कंडीशन को, हमने सेकेंड को थर्ड के इक्विवेलेंट बताया ना, भी आप फर्स्ट को भी थर्ड के इक्विवेलेंट बता सकते हो। यहाँ पे देखो कैसे, इसको हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड ऑल्सो। अब ये देखो ये कैसे होगा, तो आप इसमें से हम ए यूनियन, हम ये वाला लेके चल रहे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक एलिमेंट हम लेके चलते हैं कि लेट कोई भी एलिमेंट x है वो a के अंदर है। अगर x के अंदर कोई एलिमेंट है, सेट a के अंदर कोई एलिमेंट है, तो वही एलिमेंट आपका a यूनियन b में भी होगा। अगर मैं कोई भी एलिमेंट a के अंदर लेके चल रही हूँ, मैंने ये 1 ले लिया, लेट 1 अगर मेरा सेट a के अंदर है तो 1 मेरा a यूनियन b के अंदर भी होगा, क्योंकि a यूनियन b में तो सारे एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब अगर वो a यूनियन b में है तो इसका मतलब वो यहाँ पे क्या हो गया, वो b में भी होगा, x बिलोंग करेगा b में भी। ठीक है, तो नाउ ओके, तो ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि x b में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a यूनियन b इक्वल टू हमें यहाँ पे b दिया हुआ है, हम ये वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं ना। तो नाउ अब हम बता रहे हैं कि x a में भी है, x आपका सेट a में भी है एंड x b में भी है। तो एंड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो दोनों के अंदर है। सो इसका मतलब ये क्या हो गया, a इज अ सबसेट हो गया b का, a यहाँ पे क्या हो गया, सबसेट हो गया b का, क्योंकि जो एलिमेंट जितने भी एलिमेंट सेट a के अंदर है उतने के उतने एलिमेंट आपके b के अंदर है, तो a सबसेट हो गया b का। b हमें वैसे ही पता है कि a यूनियन b इक्वल टू b आ रहा है, इसका मतलब b आपका यहाँ पे सुपर सेट है। नाउ थर्ड हम शो करते हैं, थर्ड को इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं यहाँ पे फोर्थ के। ठीक है, तो फर्स्ट टू फोर्थ भी कर सकते हो, मैं इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन आपको बता रही हूँ। तो शोइंग कंडीशन 3 इज इक्विवेलेंट टू कंडीशन 4। तो हम लेट यहाँ पे कर रहे हैं कि a यूनियन b इक्वल टू b है। तो इस कंडीशन का क्या मतलब है, हमें जो फोर्थ कंडीशन है वो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a ये लेके आना है कि a सेट और b सेट का इंटरसेक्शन करो तो वो a ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। a इंटरसेक्शन अब b आप करोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन में ओनली 1 2 आएगा, और 1 2 क्या सेट का क्या नेम है, a है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है। तो अब यहाँ पे a इंटरसेक्शन b इक्वल टू आपका b है, ये देखो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सेट a के जितने भी एलिमेंट है वो सारे सेट b में भी है। a यूनियन b आपका यहाँ पे b आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि सेट a के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट b के अंदर भी है। तो अगर आप इन दोनों के कॉमन करोगे, यानी कि a इंटरसेक्शन b करोगे, सेट a के सारे एलिमेंट b के अंदर है, तो अगर आप यहाँ पे a इंटरसेक्शन b करोगे तो सेट जो छोटा सेट है वही आएगा 1 2, यानी वो a ही आएगा। तो यही बस हमें लैंग्वेज में लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स all elements of A are in B। अगर A यूनियन B इक्वल टू B आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि A सेट के सारे एलिमेंट वो B के अंदर है। तो अब हमें तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A प्रूव करना है ना, हमें ये इक्विवेलेंट किसके बताना है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A बताना है। तो हम यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे सो द कॉमन, यानी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है ना, इसीलिए हमने ये लिखा सो द कॉमन elements of A and B must be, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो मस्ट भी किसके एलिमेंट होंगे, मस्ट बी एलिमेंट्स होंगे ए के। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ रहा है, इसका मतलब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के भी एलिमेंट होंगे। और अगर हम इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट की बात करें तो वो आपके जो सेट एलिमेंट ए के अंदर है वो सेट आपके यहाँ पे, जो सेट एलिमेंट आपके बी के अंदर है वो एलिमेंट आपके ए में भी होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
ओके तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो मैं आपका फर्स्ट टू फोर्थ भी आपको मैं प्रूव करके बता दी। अभी हमने थर्ड टू फोर्थ किया ना, अब मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट टू फोर्थ भी करके बता देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना, जो आपको मैथड ईजी लग रहा हो वो आप यहाँ पे करो। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट टू फोर्थ, तो जितने दो मैथड मैंने बताए हर कंडीशन में आप उसमें से कोई भी एक एक मैथड लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट आपका क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और फोर्थ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है। ओके तो ये दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी कि ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट हमें प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है। तो लेट कि मैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स मैंने यहाँ पे लिया ए के अंदर, ठीक है, एक्स एलिमेंट मैंने यहाँ पे ए के अंदर लिया, तो इंटरसेक्शन है तो वो एक्स आपका ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, ठीक है, एक्स ए में तो ये इंटरसेक्शन बी वाला ये सेट है ना, तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, ठीक है। फिर अब आपका यहाँ पे ए किसके इक्वल है, ए आपका ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे यही समझ लो कि ए की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर ली, क्योंकि मैंने ये वाला इक्वल ये लेके चल रहे हो, ये हम प्रूव करेंगे। तो एक्स अगर ए में है तो एक्स आपका ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्शन के अंदर मतलब इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो एक्स बिलोंग करेगा ए में भी एंड एक्स बिलोंग करेगा आपका बी में भी। तो अगर एक्स ए में भी है एक्स बी में भी है, तो हमें जिसको सबसेट लिखना है हम लिख लें, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है वही सारे एलिमेंट बी के अंदर भी हैं। तो ए यहाँ पे क्या, देखो ए सबसेट नहीं होगा बी का, 1 2 यहाँ पे ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर, तो ए इसका एलिमेंट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी बिल्कुल हमारी ऐसे ही थी, ए यूनियन बी इक्वल टू हम बी लेके चले थे, तो यहाँ पे एक्स अगर ए में है तो एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, और ए यूनियन बी आपका बी के इक्वल है, तो एक्स आपका बी में भी बिलोंग करेगा, और इसी से हमने यहाँ पे कंडीशन लिख के, और ये सेम ये लास्ट वाली कंडीशन तो बिल्कुल सेम है, तो इन्हीं को यूज़ करके और हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो दो मैथड करा है, आपको जो भी मैथड इजी लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। थैंक यू।